हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का शिक्षा फॉर नौकरी में। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन के लिए जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है यानी कि PYQs को हम डिस्कस करने वाले हैं। यूटेट 2020 का पेपर आज हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट पेपर है ये, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं जो एक रिवीजन की तरह काम करेंगे आप लोगों के लिए। CDP की मैराथन अगर आप लोगों ने नहीं देखी है अभी तक पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, तो लिंक ऊपर आई सेक्शन में आ रहा है, ज़रूर जाकर चेक कर लेना। काफ़ी यूजफुल सीरीज़ है CDP मैराथन की, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ आज हम लोग PYQs डिस्कस करने वाले हैं और इन क्वेश्चंस के हेल्प से आपको जो EVS का सेक्शन है उसको अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आ जाए तो भाई एक कमेंट ज़रूर लीव कर देना कि नेक्स्ट कौन सी क्लास आप देखना चाहते हो। पेपर के लिए काफ़ी कम टाइम रह गया है, कौन सी मैराथन क्लास आपको चाहिए, किस सब्जेक्ट के लिए, कॉमेंट करके आप जरूर जा सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर 121 क्वेश्चन से। देखो यहाँ मैं एक्सप्लेन भी करता हुआ चलूँगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स भी बताऊँगा। इन क्वेश्चन से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों को जानने के लिए मिलेंगी जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपकी प्रिपरेशन भी होगी। ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि PYQ के साथ में आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी, यहाँ से आपको प्रिपेयर करने में हेल्प मिलेगी। देखो, मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में क्या चीज़ पाई जाती है? कैडमियम, आर्सेनिक, पारा या उपयुक्त सभी। तो मीना माता क्या है? एक रोग है। साइंस में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई देखो, साइंस वाले जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है ये क्वेश्चन कि भाई यहाँ पर आपसे साइंस पेपर 2 में ये मीना माता डिजीज़ क्या होती है और किस चीज़ की वजह से होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर है, देखो, मीना माता रोग जो होता है मछली खाने से होता है और ऐसी मछली खाने से होता है जो जिसमें काफ़ी मात्रा में क्या पाई जाती है भाई? मरकरी पाई जाती है, पारा। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, मरकरी की जो प्रेजेंस होती है मछली में उसकी वजह से होता है ये रोग और इसकी वजह से ये मीना माता जो रोग है ये एक प्रकार का न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। भाई ध्यान रखना इस चीज़ को, ये भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में कि किस प्रकार की बीमारी है ये। तो ये मस्तिष्क से रिलेटेड न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है और इसकी वजह से क्या क्या रोग हो सकते हैं? इसकी वजह से कैंसर हो सकता है भाई, लीवर की डिजीज़ेज हो सकती हैं आप में, और जो कार्डिक यानी कि हार्ट डिजीजेस जो होती हैं वो भी हो सकती हैं। तो देखो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आप लोगों के बन गए कि मीना माता रोग किस प्रकार का रोग है? भाई न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ है। किसकी वजह, जो कॉजेज़ होते हैं, मतलब इससे किस प्रकार की बीमारियां निकल के आती हैं? देखो, इसकी वजह से कैंसर भी हो सकता है, लीवर की बीमारी हो सकती है और कार्डिक डिजीज़ हो सकती है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि मीना माता रोग किसकी वजह से होता है? ये यहाँ पर क्वेश्चन में पूछ ही लिया गया, मरकरी की वजह से होता है। जो मछलियाँ ज़्यादा कंजप्शन करती हैं या जिसमें जो है ज़्यादा अमाउंट में मरकरी पाई जाती है जिन मछलियों में, तो वो वहाँ से मीना माता रोग हो जाता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 122, प्रोजेक्ट रेड पांडा जो है कब शुरू हुआ था? तो देखो, इस तरीके के क्वेश्चन आपको EVS में डेफिनेटली देखने के लिए मिलेंगे, तो आप यहाँ से इस प्रकार के क्वेश्चन को ज़रूर प्रिपेयर कर लें। कुछ डेट्स जो होती हैं EVS में कि कौन कौन सी डेट जो है वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, बायोडाइवर्सिटी डे कौन सा होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कौन सा होता है, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करके रखनी है। प्रोजेक्ट रेड पांडा कब शुरू हुआ था? करेक्ट आंसर है भाई ऑप्शन नंबर डी, 1996 में प्रोजेक्ट रेड पांडा शुरू हुआ था। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई? जितने भी जो रेड पांडा होते हैं ना, रेड पांडा एक एनिमल होता है एक प्रकार का, और ये कौन सी कैटेगरी में आता है? हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहारी जानवर होता है और इसका नाम है रेड पांडा। और ये जो पाया जाता है ना, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ लिया जाता है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसीलिए मैं इसकी वैरायटी आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये कहाँ पर पाया जाता है। जो ईस्टर्न हिमालयाज रेंज होती है ना, ईस्टर्न हिमालयन रेंज है, वहाँ पर आपका रेड पांडा पाया जाता है। बात क्लियर हो गई। और एक प्रकार का ये कैसा जानवर है? हर्बीवोर जानवर है। और 1996 में रेड पांडा प्रोजेक्ट शुरू हुआ था इनको बचाने के लिए, सेव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? भूमध्य रेखा पर हुआ है, उत्तरी ध्रुव पर हुआ है, दक्षिणी ध्रुव पर हुआ है, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, साउथ पोल यानी कि दक्षिणी ध्रुव पर जो है मैक्सिमम ओजोन लेयर का डिप्लीशन हुआ है। अब ओजोन लेयर क्यों क्या काम करती है भाई? देखो, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं, पराबैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज को रोकने का काम क्या कौन सी लेयर करती है भाई? आप लोगों को सभी को पता होगा, नहीं पता तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जितनी भी यूवी रेज हैं सूर्य की पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक ओजोन परत है जो क्या करती है? अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो यहाँ पर जो ओजोन परत है, जो ओजोन लेयर है, वो सबसे कम कहाँ पर ह्रास हुई यानी कि वो डिप्लीट हुई है? तो वो है दक्षिणी ध्रुव पर। बात क्लियर हो गई। अब देखो, जो किसकी वजह से ये ओजोन लेयर जो होती है ये किसकी वजह से पतली होती जा रही है?
तो इसका जो कॉज है CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से जो ओजोन लेयर है वो पतली होती जा रही है। बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 124 पर अब हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 124 बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं होगा। नॉट पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीवर वाटर इम्बैलेंस। कौन सा भूमिगत जल स्तर रिचार्ज करने में विफलता, अनियंत्रित शहरीकरण, दोष रहित जल संरचना या पानी का अत्यधिक दोहन। तो राइट आंसर है हमारे पास फ्लोलेस वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है एक गंभीर जल असंतुलन का कारण नहीं है। बात क्लियर है। ऑप्शन दोष रहित जल संरचना जो है जल असंतुलन का कारण नहीं है भाई, ये तो संतुलन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी कि दोष रहित बोला गया है ना। जल संरचना कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना रहे हैं जगह जगह पर, जो क्या कर रहे हैं वाटर को कलेक्ट करने का काम करेंगे, और वाटर कलेक्ट होगा तो अंडरग्राउंड जो भी अंडरग्राउंड पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा। तो ये तो सहायक पॉइंट है। यहाँ पर पूछा गया है जो जल असंतुलन का कारण नहीं है, तो ये कारण नहीं है। अनियंत्रित शहरीकरणों से क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है शहरों की, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वाटर का कंजप्शन, पानी का इस्तेमाल, पानी का वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरा पानी का अत्यधिक दोहन, ये भी मैंने बता दिया। भूमिगत जल रिचार्ज, तो देखो अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेज जब तक पानी नहीं जाएगा अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्सेज में, रिचार्ज नहीं होगा, यानी कि पृथ्वी में पानी नहीं जाएगा। जैसे रेन का पानी अगर आप कलेक्ट नहीं करोगे तो क्या होगा भैया, वो इवेपोरेट हो जाएगा, वाटर लॉस होगा, ग्राउंड में नहीं जा पाएगा, तो पीने योग्य पानी आपको मिलेगा ही नहीं। नेक्स्ट आता है भाई 125, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है। अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर या फिर देहरादून। तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून में उपस्थित है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1982 में इस्टेब्लिश हुआ था। देखो देहरादून से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखने के लिए ज़रूर मिलेगा, क्योंकि उत्तराखंड से रिलेटेड है। दूसरा नेशनल पार्क का, मैंने प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आप लोगों को बताया कि नेशनल पार्क वाले क्वेश्चन को आप ज़रूर रेडी कर लेना, क्योंकि ईवीएस में डेफिनेटली देखने के लिए आपको मिलते ही मिलते हैं। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर आता है हमारे पास 126। अब क्वेश्चन 126 बोलता है पंकज अपने छात्रों को यह सुझाव देता है कि कैसे एक व्यक्ति पर्यावरण संरक्षण में सर्वोत्तम तरीके से योगदान दे सकता है, उसको सबसे अच्छा अधिक सुझाव क्या होगा, ये पूछा गया है। यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का उपयोग करें, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, या फिर डू नॉट कीप पर्सनल व्हीकल कि अपना कोई भी निजी वाहन ना रखें, बार बार घर से बाहर जाने से बचें, या निजी वाहनों के इंजन के नियमित रूप से जांच कराएं। तो देखो अगर आपको पोल्यूशन को रोकना है तो आपको पता है सबसे अच्छा यूज़ क्या है, आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करें। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ नहीं करेंगे, अपने अपने व्हीकल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो उससे पोल्यूशन बढ़ेगा। हमें क्या करना है, पोल्यूशन को डिक्रीज़ करना है। तो यात्रा के लिए सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का इस्तेमाल करें, यानी कि सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज़ करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 127, मानवीय गतिविधि जो पृथ्वी पर जलवायु के लिए जिम्मेदार हैं वो कौन कौन सी हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ दैट कॉजेज क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इंक्लूड एरोसोल कैन का उपयोग करना, कृषि क्रियाकलाप, वनों को जलाना, या उपयुक्त सभी। तो मानव की कौन कौन सी ऐसी गतिविधि हैं जो जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार है। तो देखो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सारी की सारी गतिविधि ऐसी हैं जिनकी वजह से जो है पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है और पर्यावरण चेंज हो रहा है। जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ से भी ये चीज़ें होती हैं। सॉइल पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है। बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। जितने भी फॉरेस्ट जलते हैं तो उनसे क्या रिलीज़ होती है, कौन सी गैस रिलीज़ होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज़ होती है बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट से, और जो ग्लोबल वार्मिंग का एक मेन कॉज बढ़ जाता है ग्लोबल वार्मिंग का। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 128, केचुआ किसान का मित्र माना जाता है, निम्न में से उसके लिए सही कारण चुने। तो देखो अर्थवॉर्म का आपको पता है क्या काम करता है। अर्थवॉर्म मिट्टी में जाता है, मिट्टी में जाने के बाद में मिट्टी में रहता है, वहाँ पर फर्टिलाइज़र्स का काम करता है, फर्टिलाइज़र बनाने का काम करता है। दूसरा एयर सर्कुलेशन का काम करता है, मिट्टी के अंदर जो एयर सर्कुलेट होती है तो उसमें भी हेल्प मिल जाती है। तो 128 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। केचुए खरपतवार खाते हैं और मुख्य फसल को बचाते हैं, बिल्कुल सही है। अर्थवॉर्म ईट वीड्स एंड सेव द मेन क्रॉप्स। तो ऑप्शन बी इस चीज़ का राइट आंसर होगा। बी में कौन कौन सा आ रहा है भाई, देखो बी में आ रहा है 1, 3 और 4। अब ये क्या कह रहे हैं भाई, केचुए नीचे की खुदाई कर मिट्टी को नरम करते हैं, मैंने बताया आपको। एयर सर्कुलेशन का काम करते हैं। केचुए खुदाई हवा, पानी और मिट्टी को आसानी से पहुंचाते हैं, ये भी मैंने बताया। केचुए मृत पत्ती और पौधे को खाते हैं और उनकी पाचन मिट्टी को उर्वरक बनाते हैं, बिल्कुल सही है। तो केचुए खरपतवार को खाते हैं, ये गलत है भाई,
ये हम इसको सही कह रहे थे, बट ये गलत है। और मुख्य फसल को बचाते हैं, फसल को बचाने का काम नहीं होता, फसल से इनका लेन देन ही नहीं होता। इनका मेन काम कहाँ होता है, जो अर्थवॉर्म होते हैं वो सॉइल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, मिट्टी को उर्वरक करने का काम होता है, उसमें खुदाई करने का काम होता है, हवा पानी और मिट्टी आसानी से पहुंचती है इनकी वजह से। तो ऑप्शन नंबर बी 1, 3 और 4 स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 to 9, निम्नलिखित में से कौन सा बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जाना जाता है, कॉपर लीफ जेट्रोफा या फिर कैंड्रल स्परगंधा। तो राइट आंसर है जेट्रोफा जो है बायोडीजल प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन कि बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जेट्रोफा का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक प्रकार का प्लांट है भाई, ये एक प्रकार का प्लांट है, और प्लांट में वो हिस्सा है नॉन एडिबल पार्ट से क्या निकाला जाता है, बायोडीजल निकाला जाता है। जो खाने योग्य इसका पार्ट नहीं होता है वहाँ से हम क्या निकालते हैं, बायोडीजल का प्रोडक्शन करते हैं। जेट्रोफा बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आता है 130, यह सवाल पूछने पर अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा, इसका क्या उद्देश्य है, ये पूछा जा रहा है भाई। ऑप्शन नंबर ए बोलता है विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने हेतु छात्रों को संवेदनशील बनाना, और बी बोलता है बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना, छात्रों की कल्पनाशीलता और सोच कौशल को बढ़ावा देना, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। तो देखो राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, छात्रों की कल्पनाशीलता को हम बढ़ा रहे हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से, या फिर सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या है हम एक बार देख लेते हैं, अगर 1 महीने तक बिजली नहीं मिली तो हमारा जीवन कैसे प्रभावित होगा। तो देखो यहाँ पर राइट आंसर है भाई सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना। तो यहाँ पे सामान्य, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे को यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा अच्छा लग रहा है। देखो बिजली के स्रोत पर छात्रों का आकलन करना नहीं, विवेकपूर्ण ढंग से बिजली का उपयोग करने नहीं भाई। अगर तो देखो यहाँ पर कल्पनाशीलता को विकास, सोच कौशल को बढ़ावा देना है नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, सामान्य जागरूकता पर छात्रों का आकलन करना यहाँ पर इसका अभिष्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 131, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के बारे में पूछा जा रहा है, पाए जाने वाले सामान्य तत्व कौन से हैं। ऑप्शन देख लेते हैं भाई 131 के लिए, क्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, सल्फर। कौन सा चीज़ पाई जाती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स में पाए जाने वाला सामान्य तत्व कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो कार्बन है ना वो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स दोनों में पाया जाता है। बात क्लियर हो गई। और इसकी एटॉमिक नंबर क्या है, कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास है 6। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 131। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 132, झूम खेती पाई जाती है, झूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन केरल में, बिहार में, मेघालय में या मध्य प्रदेश में। तो झूम कल्टीवेशन आपकी मेघालय में पाई जाती है। 132 का ऑप्शन हमारा है सी। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी इसी को ही हम बोलते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इस चीज़ को भी ध्यान रखना, इस नाम से भी ये पूछा जा सकता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहाँ पर होती है। तो सेम चीज़ है, झूम कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन मेघालय में पाई जाती है। निम्न में से कौन सा परावैंगनी किरणें सबसे खतरनाक होती हैं वो आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए यूवी ए किरण, यूवी बी, यूवी सी या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 133 का राइट आंसर रहेगा। देखो भाई विच ऑफ द मोस्ट फॉलोइंग अल्ट्रावायलेट रेज इज़ मोस्ट डेंजरस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया है, ए भी हो सकता है, बी भी हो सकती है। तो इसको आप कमेंट करो भाई, इसको कमेंट करो, मैं इसका आंसर पिन कर दूंगा आप लोगों के लिए कि इसका आंसर क्या है। मेनली देखो यूवी रेज जो होती हैं वो क्या करती हैं भाई, स्किन कैंसर करती हैं भाई, स्किन कैंसर करती हैं यूवी रेज। तो यहाँ पर पूछा गया है कौन सी परावैंगनी किरणें सबसे अधिक खतरनाक होती हैं, ए, बी या सी, तीनों में से। तो इसका आंसर आप कमेंट करना भाई, यहाँ मेरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 134 में ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है। हेडक्वार्टर ऑफ ग्रीन पीस इंटरनेशनल इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, एम्स्टर्डम, न्यू दिल्ली या फिर नागासाकी। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल है इसका मुख्यालय जो है एम्स्टर्डम में स्थित है, और एम्स्टर्डम नीदरलैंड, एम्स्टर्डम नीदरलैंड। ठीक है भाई। तो ये इंटरनेशनल का हेडक्वार्टर है। अगर हम बात करें इंडिया के लिए पूछ लिया जाता है कि भारत में ग्रीन पीस का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर स्थित है, इस तरीके से भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इंडिया के लिए अगर पूछता है तो वो है बेंगलोर में। ठीक है। और अगर इंटरनेशनल आपसे पूछा है तो एम्स्टर्डम नीदरलैंड, बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135, नदी के जल प्रदूषण स्तर मापा जाता है एटीपी द्वारा,
STP द्वारा, BOD द्वारा या GTP द्वारा? काफ़ी बढ़िया और आसान सा क्वेश्चन है। तो देखो पॉल्यूशन लेवल जो रिवर में नापा जाता है वो BOD से नापा जाता है। BOD का मतलब क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, कि भाई पानी की कितनी मात्रा उपस्थित है जल में, ऑक्सीजन की कितनी मात्रा उपस्थित है वाटर में। बात क्लियर है? तो वही क्या कहलाई जाती है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर को, जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मैटर हैं पानी में, उसको डिकम्पोज करने के लिए कितनी मात्रा ऑक्सीजन की मौजूद है पानी में। और डिकम्पोज कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो होते हैं पानी में, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, घुलित ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है पानी में, जिससे कि वो जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं पानी में उनको डिकम्पोज कर सकें। हरित मफलर किस चीज़ से संबंधित है? 136 क्वेश्चन। मृदा प्रदूषण से संबंधित है, वायु प्रदूषण, ध्वनि या फिर जल प्रदूषण? तो हरित मफलर जो है नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेट करता है। ठीक है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नॉइज़ पोल्यूशन से। और नॉइज़ पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हमारे प्लांट्स लगाए जाते हैं। उनमें से जो मुख्यतः 2 प्लांट्स हैं, जैसे नीम का पौधा हो गया और अशोक का पौधा हो गया, ये बहुत ज़्यादा साउंड को एब्जॉर्व करने का काम किया जाता है। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा साउंड होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा अशोक के पेड़ काफ़ी लगे होते हैं, तो वो एस्थेटिक रूप के लिए तो लगे ही होते हैं, साथ साथ नॉइज़ को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं ये। तो ग्रीन मफलर इफेक्ट नॉइज़ पोल्यूशन से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 137, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु क्या थी? आपको बताना है व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2020। एयर पोल्यूशन थी, 7 अरब लोगों को एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, या फिर ऑप्शन सी, अपनी आवाज़ उठाओ, समुद्र का स्तर नहीं, या जैव विविधता? तो बहुत आसान आंसर है इसका, ऑप्शन नंबर डी। जो एनवायरनमेंट डे 2020 की जो मेन थीम था वो बायोडाइवर्सिटी पे बेस्ड था। बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर डी का राइट आंसर। और देखो क्वेश्चन नंबर 137 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसी में अगर पूछ लिया जाए कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब सेलिब्रेट होता है, तो ये होता है हमारे पास 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 138, वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे ज़्यादा उचित होगी? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो देखो सबसे उचित जो विधि होगी, राइट आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक में से प्रकरण और सस्वर पाठन के लिए कहना और संकल्पना शताब्दी यानी कि शब्दावली का अर्थ स्पष्ट करना। तो ये सबसे सही विधि रहेगी यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर हमारा है 138। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर पूछा गया है वायु प्रदूषण प्रकरण को पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग, यहाँ पर देखो एक बार और रिव्यू कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, जल्दी नहीं करेंगे। विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना, प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर लिखवाना, विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली से पहले और बाद में वायु के नमूने को इकट्ठा करें और उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करते हुए निष्कर्षों को सारणीकृत करें। विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तक के प्रकरण का नो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है भाई। सी इसका अभिष्ट उत्तर रहेगा कि आप क्या कर सकते हैं। देखो हमें वायु प्रदूषण के बारे में बताना है और सबसे अच्छी तकनीक का इस्तेमाल करना है। तो देखो हम दीपावली से पहले के जो नमूने हैं पर्यावरण के, एयर के, तो वो कलेक्ट करें, और उसकी बाद में जो दीपावली के बाद में जो जैसे आप पटाखे चलाते हैं उसके बाद पोल्यूशन हो जाता है, तो फिर आप वायु के नमूने को इकट्ठे करें। तो दोनों में अगर आप जांच करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एयर की क्वालिटी में कितना पोल्यूशन आ गया है। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप जो है एयर पोल्यूशन के बारे में बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो सी इज़ द राइट आंसर है, प्रैक्टिकल मेथड हो गया ये। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 139, जीआईएस का विस्तृत रूप क्या होगा? जीआईएस की फुल फॉर्म पूछी गई है भाई। इसको हम बोलते हैं भौगोलिक सूचना प्रणाली, इंग्लिश में कहा जाता है ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 140 बोल रहा है मृत सागर क्या होता है? ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों के से ज़्यादा नमकीन है। ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटा बहुत तीव्र गति से आते हैं। ऐसा सागर जिसमें जहाज अचानक खतरनाक है, जिसमें जहाज चलाना खतरनाक है। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। डेड सी का मतलब ये नहीं होता। डेड सी का मतलब होता है भाई जहाँ पर बहुत ज़्यादा नमक की क्वांटिटी पाई जाती है। तो ऐसा सागर जो सभी सागरों व महासागरों से ज़्यादा नमकीन है क्योंकि इसकी डेप्थ भी, गहराई भी बहुत ज़्यादा हो जाती है और मैक्सिमम इसमें सैलिनिटी वाटर पाया जाता है।
तो बात क्लियर हो गई। इसी को हम क्या बोलते हैं, डेड सी बोलते हैं। क्लियर हो गई। और यहाँ पर कोई भी देखो जीव जंतु जो पानी में रहने वाले हैं वो जीवित नहीं रह पाते, किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा सॉल्टी है, सॉल्टी वाटर की वजह से। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर आता है 141। मीरा और दिव्या छोटी लड़की हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी हो। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी हो सकती है। तो ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, क्योंकि ये PYQs मैंने पहले भी डिस्कस किए हैं। आप लोगों के लिए फटाफट एक क्विक रिविजन के लिए हम ये क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। तो राइट आंसर है मोटापा हो सकता है या फिर एनीमिया हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। देखो बहुत ज़्यादा खा रही है, उसकी वजह से तो मोटापा हो रहा है, और इन्हीं भोजन की वजह से क्या हो रहा है, एनीमिया रोग हो रहा है, यानी कि खून की कमी होती जा रही है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 142। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन कोशिकाओं को सुरक्षा रखता है या सुरक्षित रखता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द सेल्स। विटामिन B12, विटामिन के, विटामिन ई या फिर विटामिन ए। राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, जो विटामिन ई है, ये हमारी सेल्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और ये कैसा विटामिन है, ये फैट सॉल्युबल विटामिन है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 143। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाना की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे, ये हमसे पूछा गया है। तो राइट आंसर है चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। भाई इस चीज़ की अनुमति हम नहीं देंगे, क्योंकि ये चीज़ अलाउड भी नहीं होती है। जब आप जू में जाते हैं तो वहाँ पर जितने भी जानवर होते हैं उनको खाने पीने की चीज़ें देना प्रोहिबिटेड होता है। तो ये एक्टिविटी हम नहीं करेंगे। चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा खाना खाते हैं ये पता लगाना, ये एक अच्छी, ये तो एक्टिविटी हमें करानी है। चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी एक फ़ोटो लेना, ये भी अच्छा है भाई। चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा है उसका चित्र बनाने, ये भी कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। तो क्या नहीं करना है, वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। प्राथमिक स्तर पर EVS पाठ्य पुस्तक में कविताओं और कहानियों की क्या भूमिका होती है। देखो मैंने CDP में इस तरीके के क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करा दिया है। आपने मैराथन सीरीज़ नहीं देखी, जाकर देख लो। काफ़ी सारी मैराथन सीरीज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। पेपर से पहले ज़रूर इन वीडियोज़ को देख लेना, बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी आप लोगों के लिए। तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 144 का ऑप्शन नंबर डी। विषय को सीखने में अधिक रुचिकर एवं मनोरंजक बनाती हैं। जो भी हमारी स्टोरीज़ होती हैं तो वो कल्पनाशीलता को भी बढ़ाती हैं, रुचिकर बनाती हैं और मनोरंजक बढ़ाने का काम करती हैं, बच्चों को एंटरटेनिंग करने का भी काम करती हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 145। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए टीचर ऑफ EVS शुड बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना, अभिभावक के विचार को स्वीकार करना, सम्मान देना, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना। तो राइट आंसर है हमारे पास, यहाँ पर पूछा गया था पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को कैसा होना चाहिए। तो देखो 145 का बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना, सम्मान देना बिल्कुल सही है भाई। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। ए के साथ जाओ यार आप यहाँ पर, तो ए बिल्कुल सही रहेगा। अभिभावक, देखो क्यों क्यों ऐसा हम कर रहे हैं, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की वजह से हम इस वाले ऑप्शंस को रिपीट ऑप्शन को मार्क कर रहे हैं कि हम बच्चे के ओपिनियन को, दृष्टिकोण को स्वीकार करेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट जो दिया गया अभिभावक के विचार, तो यहाँ पर पेरेंट्स से हमें लेना देना नहीं है। विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना, जी नहीं, ज़्यादा हम EVS की बात कर रहे हैं कि आप EVS के लिए सारी चीज़ आप प्रयोग पर ही आधारित नहीं होंगी। विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना, जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 146 के साथ। पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्त कार्य का मुख्य लक्षण होना चाहिए। एक गुड असाइनमेंट इन EVS शुड प्राइमरीली एम एट। तो क्या राइट आंसर रहेगा, टू प्रोवाइड एक्सटेंडेड लर्निंग अपॉर्चुनिटी, अधिगम विस्तार के अधिक अवसर उपलब्ध कराना जो है ये हमारा मुख्य लक्ष्य होता है एक अच्छे असाइनमेंट का। नेक्स्ट 147 आपसे पूछा जा रहा है, मैं ज़रा रिमूव कर लेता हूँ। मौसम का महत्वपूर्ण तत्व जो भारत में कृषि को प्रभावित करता है वो कौन सा है। तापमान, आर्द्रता, वायु की गुणवत्ता या फिर वर्षा। तो राइट आंसर है हमारे पास रेनफॉल एक ऐसी चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो भारत में कृषि को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है, भारत में है, चीन में है, तिब्बत में, नेपाल में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, नेपाल में स्थित है भाई। और यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी पहली भारतीय महिला है जो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ी है। तो आपको पता होना चाहिए, ये है बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है पहली भारतीय महिला हैं जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। इसके अलावा अगर मैन में पूछ लिया जाए कि
फर्स्ट इंडियन मैन टू रीच ऑन टू द माउंट एवरेस्ट, क्या नाम है इनका? तो इनका नाम है अतुर सिंह चीमा, जो हैं पहले आदमी हैं जो कहाँ चढ़े हैं, माउंट एवरेस्ट पे चढ़े हैं। और फीमेल्स की बात करें तो बछेंद्री पाल, कहाँ स्थित है, नेपाल में। भूकंप के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेटें पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं भाई? जो कौन सी प्लेटें जो ऐसी होती हैं जो भूकंप के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती हैं या जिनकी वजह से अर्थक्वेक आता है? क्रस्ट में पाई जाती हैं कि भूपट्टी में पाई जाती हैं, या फिर पृथ्वी के प्रावार में पाई जाती हैं, आंतरिक कोड में पाई जाती हैं, बाह्य कोड में पाई जाती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ई, जो क्रस्ट होता है ना अर्थ का, उसमें पाई जाती हैं भाई ऐसी प्लेटें जहाँ पर भूकंप आता है। और जहाँ से भूकंप, जो मुख्य पॉइंट होता है जहाँ से भूकंप का उद्गमन होता है, तो वो क्या कहलाया जाता है? वो सेंटर कहलाया जाता है, या फोकस पॉइंट बोलते हैं उसको, फोकस पॉइंट बोलते हैं जहाँ से भूकंप स्टार्ट होता है। और उस पॉइंट के वर्टिकल ऊपर सतह पर, पृथ्वी सतह पर जो पॉइंट होता है उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर। और ये किस चीज़ में मापा जाता है? 1 से 10 की तीव्रता स्केल पर, रिचर्ड स्केल पर नापा जाता है भूकंप। इस चीज़ को भी नोट डाउन कर लेना कि भूकंप को नापा जाता है रिचर्ड स्केल पर 1 से 10 की तीव्रता पर। और एपी सेंटर वो ऐसा सेंटर होता है पृथ्वी की सतह पर जहाँ सबसे पहले भूकंप पहुँचता है, यानी कि फोकस जहाँ से उद्गम होता है जो अर्थक्वेक होता है उसको हम बोलते हैं फोकस पॉइंट। और जहाँ पृथ्वी सतह पर, जैसे ये अर्थ है हमारा और ये अंडरग्राउंड लेयर का पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हुआ और इसके वर्टिकल जो ऊपर सतह पर जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं ईपी सेंटर। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन का अपूर्ण दहन क्या करता है? इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल क्या देगा भाई? नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड? तो भाई इनकम्प्लीट कंबशन जो है फ्यूल क्या देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड, CO रिलीज़ करता है। तो ये थे भाई हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस EVS के लिए। आई होप आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन क्वेश्चन से। वीडियो पसंद आ गई तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ। और एक कॉमेंट ज़रूर लीव करें कि भाई नेक्स्ट मैराथन वीडियो आप किस पर चाहते हैं, क्योंकि टाइम काफ़ी कम है और हमें प्रिपरेशन ज़्यादा करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।